हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। और आज हम देखेंगे 2023 से 24 के करंट अफेयर्स का, जो कि हमारे आगामी परीक्षा आरओ और बीईओ और इसके साथ ही जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ की परीक्षा होने वाली है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 2023 से लेकर 26 फरवरी 2024 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और उनकी विस्तृत व्याख्या है। शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सेगमेंट रहेगा राष्ट्रीय, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल होगा और बहुत सारा ऐसे है। तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में हम बनाएंगे और रोज़ अब इसकी क्लासेस चला करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन क्या है? यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 जजों की पीठ द्वारा किया गया है। और दूसरा कथन क्या है? पीठ ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं की सूची के अधिकारों का उल्लंघन करती है। नीचे दिए गए कूट ने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? दूसरा सही है, किंतु पहला गलत है। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा हमारा, केवल 2 सही। इसमें आइए व्याख्या देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया है। घोषणा की तिथि क्या है? 15 फरवरी 2024 को घोषणा क्या किया गया है? किसने किया है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ द्वारा। ठीक है, याद रखिए 5 सदस्यीय पीठ है, ना कि 7 सदस्यीय। अगला है, पीठ में शामिल न्यायाधीश कौन कौन से हैं? DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाल, मनोज मिश्रा। और इसकी घोषणा क्या है पीठ की? चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। महत्वपूर्ण बिंदु है यह। 15 दिन की वैधता के बिना भुनाए गए चुनावी बॉन्डों को राजनीतिक दल खरीदारों को वापस करेंगे। और इसके साथ ही SBI को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा 6 मार्च 2024 तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही SBI के वितरण से मिलने वाले के बाद चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक सूचना को सार्वजनिक करना होगा। और पीठ ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्तियों, कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जन प्रतिनिधि कानून और आयकर कानून में किए गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया है। यानी कि अब कोई भी चीज़ ऐसी ये गुप्त नहीं रहेगी कि किसने कितना अनुदान दिया है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में राजनीतिक दलों की वर्ष 2017 से 18 और 2022-23 की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा इस अवधि में भाजपा को सबसे सर्वाधिक 6,566.14 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1123.3 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 1092.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यानी कि भाजपा को इसमें इस समय सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं चुनावी बॉन्ड। और इसके साथ ही इसे किसने, इस योजना के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में कॉमन काज एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स CPM और कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने याचिकाएं डाली हैं। इसमें क्या है कि चुनावी बॉन्ड योजना के तहत भारतीय नागरिक एवं कंपनियां भारतीय स्टेट बैंक से 1,000 और 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक के रूप में बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं, जिससे राजनीतिक दलों द्वारा 15 दिन के अंदर भुनाया जा सकता है। ठीक है, अब अगला हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वर्ष 2024 निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसमें कर्पूर ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, डी हमारा सही होगा, इनको ही नहीं, CNR राव को नहीं सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से। कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। इस प्रकार से इस समय भारत रत्न से सम्मानित कुल 53 लोग हैं, 53 लोग हैं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी जान लेते हैं कौन थे। तो ये इनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 में। स्थान क्या है? समस्तीपुर। और पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने जीता था 1952 में। बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं 2 बार। इनका प्रचलित नाम है जननायक और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 फरवरी 1988 में। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न से सम्मानित होने वाली
49वें व्यक्ति होंगे। और इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु क्या है ये भी देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर को भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी के लिए 26 माह की जेल हुई। वह प्रारंभ में ही अपने गांव के शिक्षक के रूप में काम किया करते थे। ये तो हो गया हमारा भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में भारत समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वह उत्तराखंड बना है। समान नागरिक संहिता पास करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। संबंधित राज्य उत्तराखंड। विधेयक का नाम समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक। विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया 6 फरवरी 2024 को। इसका प्रावधान क्या क्या है ये भी देख लीजिए। प्रावधान है, उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा, चाहे उसकी जाति या धर्म कोई भी हो। विवाह के लिए पुरुष की आयु 21 और स्त्री की आयु 18 वर्ष होनी जरूरी। धार्मिक विवाह से विवाह के बावजूद विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का घोषणा करना आवश्यक है और इससे पैदा हुए बच्चे को भी वैध माना जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लोगों पर यह लागू नहीं होगा। ठीक है। और संबंधित अनुच्छेद इससे कौन सा है? इससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? ऐसा कानून बनाना जो शादी, तलाक, भूमि, संपत्ति, विरासत और गोद लेने से जुड़ी विषयों सभी धर्मों पर लागू हो। एक महत्वपूर्ण तथ्य किया है कि गोवा समान नागरिक संहिता द्वारा शासित है, परंतु गोवा विधानसभा में कोई कानून इसके लिए पारित नहीं किया गया। वहाँ पर है सिविल, ये जो कानून बनाया है नागरिक संहिता, ये वहाँ पर लागू है गोवा में, परंतु वहाँ पर इसके लिए कोई कानून नहीं है। जबकि पहला राज्य बना है उत्तराखंड बना है, यहाँ पर लागू है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला है, फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने अपार आईडी कार्ड लॉन्च किया? तो इसे शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? इसे फरवरी में लॉन्च किया गया। करता कौन है? शिक्षा मंत्रालय। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका उद्देश्य है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाना। लॉन्च का माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि इसमें abc.government.in पर पंजीकरण करके अपार आईडी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा नीति 2020 के तहत किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए छात्रों को ABC आईडी प्रदान करनी होगी। छात्रों को एक स्थायी अपार आईडी दी जाएगी जो उनके आधार व डिजिलॉकर से जुड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत ने मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत कितने किलो को नामित किया है? तो यह 12 किलो को नामित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को संपन्न हुई? यह तो सभी को पता था, 22 जनवरी को। देखिए इसमें डिटेल में बहुत बताया गया है। अच्छा है, आपके लिए काम का। देखिए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी जान लीजिए। इसकी हुई थी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। प्रतिष्ठा करता है PM नरेंद्र मोदी। कुल क्षेत्रफल क्या है? 67.7 एकड़ में है, जबकि मंदिर क्षेत्र 2.77 एकड़ में है। इसमें इसकी कुल ऊंचाई है 161 फीट और कुल तलों की संख्या 3 है। प्रधान वास्तुकार कौन है? चंद्रकार सोमपुरा है मंदिर के प्रधान वास्तुकार। जबकि रामलला की मूर्ति के कौन है? उसके कौन है? अरुण, अभी इसमें आएगा। ठीक है, अभी देखिएगा। और निर्माण सामग्री का प्रयोग कहाँ का किया गया? बंशी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का किया गया, राजस्थान से। रामलला की गर्भ में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है और रामलला की कमल के ऊपर आसन के साथ ऊंचाई 8 फीट है। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कृष्णशिला है। कृष्णशिला की प्राप्ति का स्थान उडुपी कर्नाटक है। रामलला की मूर्ति का स्वरूप बाल स्वरूप है, खड़ी मूर्ति। पुरानी मूर्ति को क्या किया गया है? इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाएगा, फिर नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति का नाम अचल है और पुरानी मूर्ति का नाम उत्सव मूर्ति है। रामलला के गर्भ में स्थापित होने वाली मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। ठीक है। और इसके साथ ही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये जानेंगे कि इसकी शैली क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसकी कंपनी का नाम लार्सन एंड टुब्रो है। नागर शैली में है और कंपनी का निर्माण क्या है, किसने करने वाली कंपनी है? लार्सन एंड टुब्रो है। और अब देखते हैं अगला। इसमें देखिए 10 अवतार के बारे में बताया गया है। और देख लीजिए, पहला है मत्स्य, दूसरा है कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। भविष्य के अवतार का क्या है? कल्कि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स
इंडिया 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स 2024 का उद्घाटन 18 जनवरी 2024 को किया गया। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया है और इसका स्थल कौन सा है? हैदराबाद में। ठीक है। इसकी थीम अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन @ 2047 के लिए मंच तैयार करना। ठीक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आने वाले वर्षों में 10,000 पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 जनवरी 2024 को किसने शिलांग से लौटकर लेटकोर स्थित असम राइफल मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो वह अमित शाह ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है सी, ए और बी, इंदौर और सूरत दोनों को किया गया है। इसमें क्या है कि देखिए, इसको प्रदान करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया, 8वां संस्करण था। प्रथम संस्करण 2016 में आया था। संबंधित मंत्रालय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। और विजेता देख लेते हैं। इसमें देखिए, स्वच्छ शहर में इंदौर और सूरत है पहले स्थान पर, पहले और दूसरे स्थान पर। इसके बाद नवी मुंबई है। ठीक है। और इसमें देखिए, एक है स्वच्छ शहर के मामले में जान लीजिए, वाराणसी सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश का पहला राज्य होगा, दूसरा है प्रयागराज। ठीक है। यूपी के बारे में भी हमें जानते रहना चाहिए। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश की सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देख लीजिए क्या है, उत्तर प्रदेश को राज्यों की श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि सूरत ने पहली बार यह सम्मान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा देखना, इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में 1 स्टार किसको प्राप्त हुए? 57, 3 स्टार, और ये दिया हुआ है कि किन किन शहरों को, मतलब कितने शहरों को दिया गया है। 5 स्टार रेटिंग मिली है नोएडा को, और 3 स्टार रेटिंग मिली आगरा, कैंट, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने 15वां स्थान हासिल किया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। इस सेतु की लंबाई कितनी है? तो 21.8 किलोमीटर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। इसकी क्या है लागत? 17,840 करोड़ से अधिक है। इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई जरूर देख लीजिएगा। 21.8 किलोमीटर है। समुद्र में लगभग 16.5 किलोमीटर और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर लंबा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसकी लंबाई जरूर याद है। लेनों की संख्या है, 6 लेन का पुल है। ठीक है। इसके बारे में यह एक महत्वपूर्ण, भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। और यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुंबई से पुणे और गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। ठीक है। अगला है जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नासिक में किया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 12 से 16 जनवरी 2024 में किया गया स्थल क्या है? नासिक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसकी थीम क्या है? विकसित भारत 2047, युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है 12 जनवरी 2024 को 10वें वाइब्रेट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? या गांधीनगर में किया गया है। ठीक है। देखिए, 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 क्या है? इसमें है कि गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी हैं और इसकी थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। भागीदारी अतिथि देश के तौर पर 100 देशों और साझेदार के तौर पर 33 देशों की भागीदारी रही। विशेष क्या है? यह देश में अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार सम्मेलन है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 10वां वाइब्रेंट
गुजरात समिट गांधीनगर में हुआ था, इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2024 को भारत में पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह उज्जैन में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न अभी बताए गए सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत की पहली स्वास्थ्य और स्ट्रीट फूड प्रसादम, इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में उज्जैन में किया गया और उद्घाटन करता है मनसुख मांडवीय। प्रसादम की विशेषता, 17 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला प्रसादम महाकालेश्वर मंदिर के दैनिक आगंतुकों के लिए भोजन का विकल्प प्रदान करता है। प्रसादम में बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पानी पीने की सुविधा, CCTV निगरानी, पार्किंग सुविधाएं और बैठने की जगह शामिल है। और इसके बारे में कुछ है, बस इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? मथुरा में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश सम्मिलित है, ठीक है। मथुरा के वृंदावन जिले में किया गया। बालिका सैनिक स्कूल का नाम क्या है? संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इसमें 870 छात्राओं की क्षमता वाला स्कूल है। यह CBSE से संबद्ध होगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, 16 सितंबर 2023 को किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना दी गई? तो यह उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फ्रेंड्स, ये है आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको और अच्छे से कंटिन्यू करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।